हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिक्स्थ सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के बारे में, जो कि आता है आपका स्किल इनहेंसमेंट कोर्स के अंतर्गत। बुक का नाम है कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग, संघर्ष और शांति निर्माण। आज की वीडियो में हम यूनिट 4 के बी पार्ट को देखेंगे। यूनिट 4 का नाम है संघर्ष, प्रतिक्रियाएं, कौशल और तकनीक। जो बी पार्ट है, ठीक है, ये बी पार्ट है, केवल बी का बी पार्ट नहीं है, ठीक है। तो बी पार्ट का नाम है मध्यस्थता, कौशल, निर्माण। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के टॉपिक्स इस बुक में या इस चैप्टर में आपसे पूछे गए हैं। तो इन टॉपिक्स को हम कवर करते हैं। जितने भी नोट्स बनाए गए हैं वो सारे के सारे आपके स्टडी मटेरियल को पढ़ के बनाए गए हैं और इंटरनेट का जो यूज है उसको करके बनाए गए हैं, ठीक है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके इस चैप्टर में, जिससे कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको टॉपिक के बारे में बेसिक डिटेल पता होनी चाहिए। आपका पहला टॉपिक है मध्यस्थता की परिभाषा, अवधारणाएं और दृष्टिकोण। मध्यस्थता की परिभाषा या उसके परिचय के बारे में देखें। मध्यस्थता, जिसे इंग्लिश में मीडिएशन कहा जाता है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पक्ष विवाद का समाधान पाने के लिए एक तटस्थ तृतीय पक्ष, जिसे मध्यस्थ कहते हैं, की सहायता लेते हैं। अब इसको इस प्रकार से समझिए कि दो पक्षों के बीच में सुलह कराने के लिए एक तीसरे पक्ष को बुलाया जाता है या फिर तीसरा पक्ष आता है, जिसकी निगोशिएशन, बात करने का तरीका एक अच्छे स्तर पर होता है, ठीक है। जो कि क्या करता है, दोनों पक्षों के विवाद को पूरी तरह से सुनता है और उसके बाद दोनों के बीच में क्या कराता है, सुलह कराने का काम करता है। तो इसे क्या कहते हैं, मध्यस्थता जो होती है वो सुलह कराने की पूरी प्रोसेस होती है। और मध्यस्थ वो व्यक्ति होता है या फिर हम कहें उसे मीडिएशन, जो कि क्या कराता है, दोनों के बीच में सुलह या दो से अधिक पक्षों के बीच में सुलह कराता है। मध्यस्थता की प्रक्रिया का उद्देश्य विवादित मुद्दों को शांतिपूर्ण और न्याय संगत तरीके से सुलझाना है। मध्यस्थता का प्रक्रिया का मतलब क्या है, मध्यस्थता एक प्रक्रिया है और मध्यस्थ वो व्यक्ति होता है या फिर हम कहें वो ग्रुप होता है, जो कि क्या कराता है, दोनों के बीच में सुलह कराने का काम करता है। तो ये एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य विवादित मुद्दे, ऐसे मुद्दे जो कि विवाद में हैं, ठीक है, मतलब विवाद से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं उनको शांतिपूर्ण और न्याय संगत तरीकों से सुलझाने का उसका काम है। इस प्रक्रिया में मध्यस्थ किसी भी पक्ष के पक्ष में निर्णय नहीं देते, ठीक है। अब ये समझिए कि जब ये प्रक्रिया होती है, मध्यस्थता जब प्रक्रिया होती है, तो इसके अंतर्गत जो तीसरा पक्ष होता है, ठीक है, जो कि सुलह कराने आया है, वो कभी भी किसी एक पक्ष के लिए निर्णय नहीं देगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर हम ए और बी अगर क्या कर रहे हैं, विवाद में है, और सी वाला पक्ष क्या करता है, इनके बीच में सुलह कराता है, तो ये कभी भी ए के पक्ष में निर्णय नहीं लेगा और ना ही कभी बी के पक्ष में। ये एक ऐसा निर्णय लेगा जो कि दोनों के पक्ष में होगा, ठीक है, और दोनों के लिए न्याय संगत होगा, बल्कि उनकी मदद करता है ताकि वे स्वयं एक समझौते तक पहुंचे, ठीक है। और वो उनकी हेल्प भी करता है ताकि वो एक समझौते तक पहुंचे जहां पे वो खुद ही क्या ले पाए, निर्णय ले पाए और समझौता कर पाए। अब मध्यस्थता की प्रक्रिया के बारे में कुछ और चीजें देख लेते हैं। मध्यस्थता की अवधारणा पहले आती है न्यूट्रलिटी, तटस्थता। मध्यस्थ का कोई व्यक्तिगत हित नहीं होता, वह एक निष्पक्ष होता है, ठीक है। मध्यस्थ क्या होता है, कोई व्यक्तिगत हित नहीं होता, उसका कोई पर्सनल हित नहीं होता कि भाई मैं इनकी सुलह करा रहा हूं तो इसमें कोई मेरा पर्सनल क्या निकल रहा है, काम निकल रहा है, नहीं। और वो क्या होता है, निष्पक्ष होता है, किसी के पक्ष में भी नहीं होता। जो भी ग्रुप्स लड़ रहे हैं उनके किसी भी ग्रुप के पक्ष में नहीं होता। तटस्थता का मतलब है कि मध्यस्थ किसी भी पक्ष के प्रति झुकाव नहीं दिखाता और समान रूप से दोनों पक्षों की बात सुनता है, ठीक है। किसी भी पक्ष के पीछे या फिर हम कहें कि किसी भी पक्ष की तरफ झुकाव नहीं दिखाएगा, ठीक है। वो क्या करेगा, अब निष्पक्ष रहेगा, हमेशा दोनों पक्षों की बात सुनेगा, उनकी हेल्प करेगा, ताकि उनको ऐसे पॉइंट्स बताएगा जिससे कि वो एक निर्णय ले पाए, जो निर्णय उन दोनों पक्षों के क्या हो, दोनों पक्ष उस पर सहमत हो, ठीक है। फिर आता है गोपनीयता, कॉन्फिडेंशियलिटी। मध्यस्थता की प्रक्रिया गोपनीय होती है, जिससे इसमें शामिल लोग स्वतंत्र रूप से अपनी बातें रख सकते हैं, ठीक है। मध्यस्थता की जो प्रक्रिया होती है वो गोपनीय होती है। जब भी दो या दो से अधिक पक्षों के बीच में मध्यस्थता कराने के लिए तीसरे पक्ष को बुलाया जाता है, तो ये सारा का सारा प्रोसेस काफी ज्यादा आप कहें कि छुपा होगा, गोपनीय होगा, किसी को उसके बारे में ज्यादा पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जब छुपा होगा तो जितने भी लोग होंगे ना, वो स्वतंत्र रूप से अपनी बातें रख पाएंगे बिना किसी डर के, क्योंकि ये सब गोपनीय है। तो किसी अन्य व्यक्ति जो कि लड़ाई में नहीं है या फिर मध्यस्थता के प्रोसेस में नहीं है, उसे नहीं बताया जाएगा। किसी भी जानकारी को बिना संबंधित पक्ष की अनुमति के साझा नहीं किया जाएगा, ठीक है। कोई भी ऐसी जानकारी, आप कह सकते हैं कोई भी पक्ष की जानकारी को किसी अन्य पक्ष के साथ साझा नहीं किया जाएगा, जब तक कि
जिस पक्ष की जानकारी है उसे पता ना हो या फिर उसकी रजामंदी ना हो। ठीक है, स्वेच्छात्मक स्वेच्छाता, इस प्रक्रिया में दोनों पक्ष अपनी मर्जी से शामिल होते हैं। ठीक है, अब देखिए वो स्वे इच्छा से मतलब स्वयं की इच्छा से दोनों के दोनों जो पक्ष हैं वो मध्यस्थता की जो प्रोसेस है या फिर हम कहें मीडिएशन की जो प्रोसेस है उसके अंतर्गत आके शामिल होते हैं अपने मर्जी से। ठीक है, उनको ऊपर कोई दबाव नहीं होता कि आप आइए और आके इस प्रोसेस को करिए, नहीं, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं होगा, वो खुद आके इसमें शामिल होंगे क्योंकि वो खुद चाहते हैं एक ऐसा रास्ता ढूंढना जिससे कि दोनों पक्ष आप कहें समझौता भी कर लें और दोनों पक्ष न्याय संगत तरीके से काम करें। फिर आता है किसी भी पक्ष पर निर्णय लेने या किसी समझौते पर पहुंचने के लिए दबाव नहीं डाला जाता। किसी भी पक्ष पर निर्णय लेने के लिए कि भाई आप एक इस ये निर्णय लीजिए या फिर इस क्या कहते हैं कि इस समझौते पे हस्ताक्षर करिए या इस समझौते को मानिए, इस प्रकार का दबाव किसी भी पक्ष पे नहीं डाला जाता। फिर आता है सहयोग। मध्यस्थता सहयोग पर आधारित होती है जहां भी पक्ष मिलकर समाधान निकालते हैं। मध्यस्थता में क्या होता है, एक दूसरे का सहयोग किया जाता है। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, विश्वास बढ़ेगा। साथ के साथ अगर हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो हम हेल्प भी कर रहे हैं वहां कहीं ना कहीं, तो हम एक दूसरे को जान पाएंगे, तभी हम क्या कर पाएंगे, एक सही प्रकार का समाधान निकाल पाएंगे उस मुद्दे का जिसके लिए हम कुछ समय पहले तक लड़ रहे थे। इस प्रक्रिया का मुख्य लक्ष्य है कि विवाद का समाधान पारस्परिक समझ और सहयोग के माध्यम से निकाला जाए। ठीक है, मध्यस्थता की जो प्रोसेस है उसका मुख्य लक्ष्य क्या बताया गया है कि जो विवाद है उसका समाधान निकाला जाए पारस्परिक समझ और सहयोग के माध्यम से निकाला जाए। फिर आता है मध्यस्थता के दृष्टिकोणों की बात करते हैं। इसमें कुछ दृष्टिकोण बताए गए हैं जो कि आपसे एग्जामिनेशन के रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल यही पूछा जाएगा, हो सकता है इस दृष्टिकोण से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाए, तो आपको दृष्टिकोणों के बारे में बेसिक डिटेल होनी चाहिए क्योंकि वहां पे आपको आंसर अपने आप बना के लिखना होगा। सबसे पहला आता है सुविधाजनक दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण में मध्यस्थ दोनों पक्षों की बातचीत को प्रोत्साहित करता है और उन्हें संवाद करने में मदद करता है। ठीक है, जब सुविधाजनक दृष्टिकोण को अपनाया जाता है तो इस दृष्टिकोण में क्या होता है, जो भी व्यक्ति मध्यस्थता कराने आया है, ठीक है, वो क्या करेगा, दोनों जो पक्ष हैं उनके बीच में बातचीत को प्रोत्साहित करेगा। मतलब कि भाई आप आइए, बातचीत करिए, आपका जो भी मुद्दा है वो मुद्दा बातचीत के द्वारा सॉल्व होगा। तो उनको बातचीत के लिए बुलाया जाएगा, उनको समझाया जाएगा कि बातचीत करना जरूरी है, तो उन्हें क्या करेंगे, प्रोत्साहित करता है संवाद करने के लिए, ताकि और मदद भी करता है उनके संवाद करने में। मध्यस्थ किसी भी समाधान का प्रस्ताव नहीं देते बल्कि पक्ष को खुद अपने समाधान तक पहुंचने में मदद करते हैं। ठीक है, मध्यस्थ क्या करते हैं या फिर मध्यस्थता की जो प्रोसेस है उसमें जो ग्रुप्स हैं जिनकी लड़ाई चल रही थी, विवाद चल रहा था उनके बीच में, तो उनकी हेल्प की जाती है कि ताकि आप खुद कहाँ पहुंचे, एक निर्णय पर पहुंचे, अपने जो विवाद है उसका समाधान अपने आप ढूंढे। ठीक है, इस काम में उनकी मदद की जाती है परंतु उन्हें समाधान नहीं दिया जाता। आप देखिए ये क्यों नहीं दिया जाता, इसको इस प्रकार से समझिए कि ए और बी के बीच में अगर लड़ाई चल रही है और सी ने कोई समाधान प्रस्तुत किया, ठीक है, तो हो सकता है कि जो समाधान सी ने प्रस्तुत किया वो कहीं ना कहीं ए के पक्ष में हल्का सा निकल आए परंतु बी के पक्ष में ना निकले। ठीक है, हो सकता है बी के पक्ष में निकल आए पर ए के पक्ष में ना निकले। तो यहाँ पे क्या होगा कि हो सकता है मध्यस्थता की जो प्रोसेस है वो निष्पक्ष ना हो पाए, तो इसीलिए समाधान नहीं दिया जाता डायरेक्टली, यहाँ पे उनकी मदद की जाती है पक्षों की, ताकि वो अपना समाधान स्वयं ढूंढे। क्योंकि जब वो लोग खुद अपना समाधान ढूंढेंगे तो कहीं ना कहीं वो दोनों बातचीत करके समाधान ढूंढेंगे और वहां पे उनकी बातचीत से क्या होगा, उनके जो विवाद है वो उस विवाद जो है वो सॉर्ट आउट भी हो जाएगा और एक समाधान या फिर समझौता निकल के बाहर आएगा। फिर आता है निर्णायक दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण में मध्यस्थ अपने अनुभव और विशेषज्ञता के आधार पर विवादित मुद्दों का विश्लेषण करते हैं। ठीक है, निर्णायक में क्या बताया गया है कि जो मध्यस्थ है वो व्यक्ति जो कि मध्यस्थता कराने आया है, अपने अनुभव, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस भी ऐसा नहीं है कि वो एकदम न्यू है, नहीं, उसने और भी काफी सारे मुद्दों पर क्या करा होगा, मध्यस्थता कराई होगी, तो अपने अनुभव और विशेषज्ञता के आधार पर क्या करते हैं, जो विवादित मुद्दे हैं, जिस मुद्दे पे लड़ाई चल रही है उसका विश्लेषण करते हैं, उसको पूरी तरह से समझते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। ठीक है, उसको डिस्क्राइब करेंगे, समझेंगे, ये समझेंगे कि वो मुद्दा कहाँ से शुरू हुआ, क्या कारण है। ठीक है, और वो कुछ ओपिनियंस या फिर हम कहें ऑप्शंस तैयार रखेंगे कि हाँ इस प्रकार से ये समझौता किया जा सकता है, इस मुद्दे को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। ठीक है, फिर वो उनको बताएंगे, फिर जो पक्ष है वो अपने आप समझौता कर लेंगे। ठीक है, उनकी हेल्प की जाएगी वहां पे। मध्यस्थ अपने दृष्टिकोण से संभावित परिणामों के बारे में पक्षों को जानकारी देते हैं। ठीक है, मध्यस्थ क्या करेगा,
अपने दृष्टिकोण, भाई उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उससे वो क्या करेंगे, एक संभावित परिणाम, ऐसा परिणाम जो कि निकल सकता है, ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं कंफर्म वही परिणाम निकालिए, नहीं, एक परिणाम जो कि निकल सकता है, वो परिणाम की जानकारी किसको देंगे, दोनों पक्षों को देंगे, जिससे वे एक समझौते पर पहुंच सकेंगे। ठीक है, कि समझिए कि सी पक्ष ने एक ऐसा संभावित आप कहें कि परिणाम बताया दोनों पक्षों को, ए और बी को, कि भाई आप इस प्रकार से ना ये कर सकते हैं, ठीक है, ये जो आपका विवाद है इस प्रकार से सॉर्ट आउट हो सकता है। फिर अब दोनों पक्ष ए और बी उसके ऊपर बातचीत करेंगे, ठीक है, विश्लेषण करेंगे अच्छे प्रकार से, और आखिर में एक समझौते तक पहुंच जाएंगे। फिर आता है परिवर्तनात्मक दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण में लक्ष्य पक्षों के बीच संबंधों में सुधार करना। ठीक है, ये क्या होता है, ये दृष्टिकोण क्या है कि जो पक्ष का लक्ष्य है, ठीक है, उनके बीच में क्या करना, संबंधों में सुधार करना। भाई अब लक्ष्य पक्ष कौन कौन से हैं, अगर ए और बी के बीच में विवाद है तो ये दोनों पक्ष हमारे सी के लिए क्या है, लक्ष्य है कि भाई इन दोनों पक्षों के बीच में चल रहे विवाद को खत्म करने का काम किसका है, सी का है। तो लक्ष्य पक्षों के बीच में संबंधों का सुधार करना है। ठीक है, संबंध मतलब ए और बी के बीच में जो खराब संबंध है, लड़ाई झगड़ा है, ठीक है, किसी भी प्रकार का मुद्दा है उसको खत्म करने का काम और उसमें संबंधों को सुधारने का काम किसका है, सी का है। तो दृष्टिकोण में क्या बताया गया है, परिवर्तनात्मक में, कि भाई जो भी पक्षों के बीच में संबंध है उनमें सुधार करना है, उनके संबंधों को ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है, मध्यस्थता की प्रक्रिया के माध्यम से पक्षों के बीच समझ और सम्मान को बढ़ावा दिया जाता है। अब क्या होगा, मध्यस्थता की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसके माध्यम से दोनों पक्ष ए और बी के बीच में समझ और सम्मान को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, दोनों की समझ, जो समझ के यहाँ क्या तात्पर्य है कि भाई मैं उस मुद्दे को सामने वाले के नजरिए से भी समझ रहा हूँ। ठीक है, अब इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे ए और बी है, देखिए, ठीक है, किसी भी एक चीज को लेकर ए और बी में विवाद है। ठीक है, अब विवाद क्या है कि भाई बी मुद्दे को अपने हिसाब से देख रहा है, ए अपने हिसाब से देख रहा है, तो अब क्या होगा, हमें उनकी समझ को डेवलप करना होगा। अगर मैं वहां पे मध्यस्थता करा रहा हूँ, मध्यस्थ हूं मैं, तो मैं उनकी समझ को डेवलप करूंगा और उनका सम्मान भी करूंगा, उन दोनों के बीच में सम्मान को बढ़ाऊंगा। तो क्या होगा, जो उनके रिश्ते हैं वो भी सुधरेंगे और वो एक सही प्रकार के निर्णय तक पहुंचेंगे। संकरण दृष्टिकोण, इस दृष्टिकोण में विभिन्न मध्यस्थता दृष्टिकोणों का संयोजन किया जाता है। ठीक है, ये वाले दृष्टिकोण में क्या होगा, हाइब्रिड में, कि ऊपर जो हमने दृष्टिकोण पढ़े हैं ना उनका मिक्सचर होगा। ठीक है, हो सकता है परिवर्तनात्मक देखने को मिल जाए, ठीक है, निर्णायक देखने को मिल जाए, और साथ के साथ सुविधाजनक दृष्टिकोण भी एक ही में देखने को मिल जाए, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है कि इस दृष्टिकोण में विभिन्न मध्यस्थता दृष्टिकोण का संयोजन किया जाता है। परिस्थिति और विवाद के प्रकार के आधार पर विभिन्न तकनीकों और दृष्टिकोणों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, विवाद ऐसा नहीं है कि सभी विवाद एक लेवल पे होते हैं। ठीक है, हो सकता है ए और बी के बीच में, हम उदाहरण के तौर पे लेते हैं कि 2-3 जगहों पे विवाद चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी के बीच में चल रहा है, तो ये जो विवाद है ये शुरुआती है, मतलब अभी स्टार्ट ही हुआ है। ठीक है, फिर हम बात करें सी और डी के बीच में कहीं विवाद चल रहा है, वो विवाद हिंसात्मक हो चुका है या फिर काफी बढ़ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहें कि काफी टाइम हो गया है उसे विवाद को शुरू हुए। तो विवाद के किस पे, परिस्थिति और विवाद के प्रकार के आधार पर जो दृष्टिकोण है ऊपर जो हमने बताए उनका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, जैसे अगर शुरुआती विवाद है, ठीक है, शुरुआती विवाद है तो हम कह सकते हैं कि भाई दोनों के बीच में बातचीत करा के, संवाद करा के मुद्दे को सुलझाया जा सकता है। हम सुविधाजनक का भी प्रयोग कर सकते हैं, निर्णायक का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, हम निर्णायक का किस उसमें ज्यादा किया जाता है, वहां पे जहां पे विवाद थोड़ा बढ़ चुका है, क्योंकि हमें विवाद को क्या करना होगा, विश्लेषण करना होगा और समझना होगा। शुरुआती विवाद को समझना आसान है, वहीं पे ऐसा विवाद जो कि लंबे समय से चल रहा है उसको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो क्या करना है, उसको समझना है। तो संकरण दृष्टिकोण के अंतर्गत क्या बताया गया है कि जितने भी हमने दृष्टिकोण पढ़े हैं उन सबको मिक्सचर है, ठीक है, मिक्स है, और समय समय पे उनका प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे बताया गया, उदाहरण के तौर पे भी कुछ पॉइंटों को समझ लेते हैं, आपको अच्छे से समझ आएगा। व्यावसायिक विवाद के बारे में बात करते हैं। दो कंपनियों के बीच अनुबंध संबंधित विवादों को मध्यस्थ के माध्यम से सुलझाया जा सकता है, जिसमें मध्यस्थ तटस्थ रहते हुए दोनों पक्ष अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का अवसर देते हैं। ठीक है, व्यावसायिक विवाद क्या होता है कि भाई बिजनेस से रिलेटेड कोई भी विवाद हो गया। ठीक है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि विवाद के प्रकार भी हैं। ठीक है, व्यावसायिक विवाद क्या है कि भाई दो कंपनियों के बीच में क्या चल रहा है, विवाद चल रहा है, तो वहां पे जो व्यक्ति आएगा, जो कि तीसरा व्यक्ति जो कि किसी के पक्ष में नहीं होगा, जो कि मध्यस्थ कहलाएगा और मध्यस्थता की प्रोसेस को करेगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा,
तटस्थ रहेगा। पहले तो दोनों पक्षों के दृष्टिकोण, दोनों पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे कि हाँ भाई हमारे ये प्रॉब्लम है उस मुद्दे को लेके, और दूसरा वाला अपना प्रस्तुत करेगा, और फिर दोनों एक सही प्रकार के समझौते तक पहुंचेंगे। फिर पारिवारिक विवाद भी आता है। तलाक या संपत्ति विवाद जैसे पारिवारिक मुद्दों में भी मध्यस्थता का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, पारिवारिक जो विवाद है उसमें भी मध्यस्थता कराई जा सकती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि कई सारे परिवारों में होता है कि अगर घरेलू लड़ाई हो रही है किसी चीज को लेकर, जैसे तलाक हो गया, संपत्ति हो गई, ठीक है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई चीज हो गई, तो वहां पे कोई तीसरा व्यक्ति आता है जिसका कोई पक्ष नहीं है, ठीक है, वो क्या करेगा, वहां पे सुलह करा देगा। तो ये भी एक मध्यस्थता का उपयोग किया जा सकता है। उस प्रोसेस में मध्यस्थ दोनों पक्षों को खुलकर अपनी बातें रखने में सहायता करेगा। ठीक है, दोनों पक्ष, घर के अगर दो पक्ष हैं तो उनको खुलकर अपनी बात रखने की क्या करेगा, सहायता करेगा कि भाई आप आइए, हमारे साथ बैठिए, जो भी घर के बड़े हैं जो कि फैसले लेंगे उनके साथ बैठिए और क्या करिए, अपना विचार रखिए, और उन्हें एक सामूहिक निर्णय पर पहुंचाने में क्या करेगा, प्रेरित करेगा। अब जब दोनों पक्ष अपने अपने व्यू बता देंगे तो उनकी मदद की जाएगी मध्यस्थ के द्वारा, ताकि क्या, वो एक सही निर्णय ले सके। कार्यस्थल पर विवाद, हम कह सकते हैं कि भाई वर्क प्लेस, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहां पे विवाद हो सकते हैं। कार्यस्थल पर उत्पन्न होने वाले विवाद जैसे कर्मचारी और नियोक्ता के बीच, ठीक है, कर्मचारी जो काम कर रहा है, नियोक्ता जिसने उसको नियुक्त किया है या फिर अपने यहाँ रखा है, के बीच में विवाद हो सकता है, को भी मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाया जा सकता है। ठीक है, मध्यस्थता का जो माध्यम है कहीं पे भी यूज किया जा सकता है जहां पे भी विवाद है। इसमें मध्यस्थ विवाद के मूल कारणों को समझकर समाधान निकालने में क्या करेगा, मदद करेगा। मध्यस्थ क्या करेगा, विवाद का मूल कारण सुनेगा, ऐसे कारण जहां से विवाद शुरू हुआ, जिन कारणों से विवाद शुरू हुआ है उनको सुनेगा, समझेगा, और उसके बाद क्या करेगा, दोनों पक्षों की मदद करेगा, निकालने में, समाधान निकालने में क्या करेगा, मदद करता है। समस्या समाधान दृष्टिकोण, यहाँ पे और कुछ दृष्टिकोण बताए गए हैं, देख लेते हैं। इसमें मुख्य ध्यान समस्या की जड़ों को समझकर उनका समाधान खोजने पर होता है। ठीक है, समस्या समाधान दृष्टिकोण में क्या बताया गया कि जो समस्या है, समस्या की जड़ों को समझकर, ठीक है, समस्या की जड़ क्या है, अगर घरेलू संपत्ति का विवाद है, ठीक है, तो उसकी जड़ क्या है, इसको समझकर समाधान खोजने में मदद की जाएगी। संबंधित पक्ष की भागीदारी, इसमें मध्यस्थ दोनों पक्षों की भागीदारी सुनिश्चित करता है ताकि समाधान सभी के लिए स्वीकार्य हो। ठीक है, यहाँ पे हम मध्यस्थता की अभी बात कर रहे हैं टॉपिक की, तो यहाँ पे क्या बताया, एक पॉइंट ये भी बताया गया है कि जितने भी पक्ष है ना उनकी भागीदारी होनी चाहिए, तभी मध्यस्थता हो पाएगी। ठीक है, अगर ए और बी के बीच में विवाद है और केवल ए ही मध्यस्थता कराना चाहता है परंतु बी नहीं कराना चाहता, ठीक है, करना चाहता है, तो क्या होगा, वो मध्यस्थता नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो जितने भी पक्ष है उनकी भागीदारी एक आवश्यक चीज है। सांस्कृतिक संवेदनशीलता, इसमें सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और मूल्य का ध्यान रखा जाता है ताकि समाधान सांस्कृतिक रूप से संगत हो। ठीक है, सांस्कृतिक संवेदनशीलता में बताया गया है कि संस्कृति को ध्यान में भी रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने निर्णय ले लिया और आपका निर्णय ही माना जाएगा, नहीं, आपको कई सारे पॉइंट हो गए, कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए जिनको याद रखना है क्या करते समय, मध्यस्थता करते समय। और अगर आप मध्यस्थता करा रहे हैं तो आपको भी याद रखना है उन पॉइंटों को, ताकि आप सही प्रकार से क्या निकाल सके, समाधान निकाल सके। तो यहाँ पे क्या बताया गया, ताकि समाधान सांस्कृतिक रूप से संगत हो, सांस्कृतिक रूप से वो जो समाधान है वो संगत होना चाहिए। सहकारी दृष्टिकोण, इसमें सभी पक्ष सहयोगी रूप से कार्य करते हैं और मध्यस्थता को एक टीम वर्क के रूप में देखते हैं। ठीक है, सहकारी दृष्टिकोण क्या है कि भाई जितने भी पक्ष है ना वो मिलकर काम करेंगे। ठीक है, मिलकर काम करेंगे तभी तो वो एक निर्णय पर पहुंच पाएंगे, और जो मध्यस्थता की प्रोसेस है उसको टीम वर्क के रूप में देखते हैं कि भाई जो प्रोसेस हो रहा है जिसमें दोनों पक्ष भी शामिल हैं, तीसरा पक्ष जो कि मध्यस्थता कराने आया है वो भी शामिल है, और ये सारे के सारे मिलकर टीम वर्क कर रहे हैं, तो ये एक टीम वर्क के रूप में से देखा जाता है। बात करें आगे मध्यस्थता की प्रक्रिया के बारे में, कुछ चीजें हैं। पहले आती है शुरुआत। जब आप मध्यस्थता का, देखिए अब आप इस प्रकार से इसको समझिए कि आप मध्यस्थता कराने जा रहे हैं, ठीक है, तो यहां से आप किस प्रकार से इसको शुरू करेंगे, ये प्रक्रिया कहां से शुरू होगी, तो सबसे पहले आएगी शुरुआत। प्रारंभिक चरण में मध्यस्थ और पक्ष मुद्दों को समझते हैं और बातचीत के नियम तय करते हैं। ठीक है, जब शुरुआती आप कहें पहला स्टेप लिया जाएगा उसमें मध्यस्थ, या फिर हम कहें वह व्यक्ति जो कि मध्यस्थता कराने आया है, मध्यस्थ, ठीक है, और दोनों पक्ष मिलकर या दो से ज्यादा जितने भी पक्ष हैं मिलकर मुद्दों को समझते हैं। भाई जिस मुद्दे पे वो लोग लड़ रहे थे उस मुद्दों को समझेंगे, बातचीत के कुछ नियम तय किए जाएंगे। ठीक है, बातचीत करने के कुछ नियम तय किए जाएंगे, उन्हीं नियमों के अकॉर्डिंग बातचीत की जाएगी। तो क्या है कि मुद्दे को समझना है पहले पक्ष में,
और मतलब पहले स्टेप में और बातचीत के नियम तय करने। फिर आता है दूसरा पॉइंट जिसमें सूचना संग्रहण करनी है, जो इन्फॉर्मेशन है उसको जमा करना है। इस चरण में मध्यस्थ सभी संबंधित जानकारी इकट्ठा करता है और मुद्दों की गहराई में जाता है। अब इसमें मध्यस्थ क्या करेगा, जितनी भी जानकारी है उसको इकट्ठा करेगा, क्योंकि ये जानकारी इकट्ठा करना आवश्यक है किसी भी मुद्दे को सुलझाने के लिए, और मुद्दे की गहराई में जाएगा। जो भी मुद्दा है उसकी गहराई में जाएगा, उस मुद्दे को और ज्यादा डीपली समझेगा। क्योंकि देखिए, अगर आप मुद्दे को ऊपर ऊपर से समझते हैं और आप ठीक है, तो हो सकता है कि आप सही प्रकार के निर्णय तक ना पहुंचे, क्योंकि दोनों पक्ष जो लड़ रहे हैं वो उस मुद्दे को गहराई से जानते हैं, उन्होंने उस मुद्दे को शुरुआत होते हुए देखा है। ठीक है, तो अगर तीसरा पक्ष जो कि मध्यस्थ है वो अगर उसे सही से नहीं समझेगा तो वो सही प्रकार के निर्णय लेने में उनकी मदद नहीं कर पाएगा। तो क्या करेगा, दृष्टि मतलब मुद्दे की गहराई में जाता है। फिर आता है वार्ता, मतलब बातचीत करने का समय। इसमें पक्ष मध्यस्थता की मदद से खुलकर बातचीत करते हैं, मध्यस्थ की मदद से खुलकर बातचीत करते हैं, अपने दृष्टिकोण साझा करते हैं। अब वार्ता मतलब बातचीत करने का समय आया तो मध्यस्थ बैठेगा। ठीक है, दोनों पक्ष मिलकर बैठेंगे, अगर दो पक्ष हैं तो दो, और ज्यादा पक्ष हैं तो उससे ज्यादा लोग बैठ के क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। खुलकर बातचीत करने से यहाँ पे तात्पर्य है कि भाई आपका अगर कोई भी कहे कि पॉइंट है तो आप वो वहां बताइए। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप उस पॉइंट को छुपा रहे हो और बाद में उस पॉइंट से रिलेटेड बातें कह रहे हैं, तो वो गलत होगा। तो क्या है, खुलकर बातचीत करते हैं और अपना दृष्टिकोण साझा करते हैं। भाई जो भी मैं उस मुद्दे को लेकर ये मानता हूँ तो मैं उसका वो साझा करूंगा आप लोगों के साथ। फिर आएगा समाधान की खोज। इस चरण में समाधान के विभिन्न विकल्पों पर चर्चा और सर्वसम्मति से एक समाधान निकाला जाता है। अब क्या होगा, जब वार्ता हो जाएगी, बातचीत हो जाएगी अच्छे से, तो फिर समाधान की खोज की जाएगी। किस प्रकार कि भाई समाधान के ना विभिन्न विकल्प, ऐसा नहीं है कि आप केवल एक ही समाधान पे पक्के अड़े हुए हैं, नहीं। आपको क्या करना है, जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में आप देखेंगे, मैंने एक पॉइंट एक्सप्लेन किया था कि किसी एक समाधान पे अड़े नहीं रहना है, और ज्यादा समाधान के विकल्पों को याद रखना है। ठीक है, निकालते रहना है ताकि एक सही निर्णय निकल पाए। हो सकता है आपने समाधान ए निकाला, ठीक है, हम समाधान की बात कर रहे हैं तो समाधान ए निकाला। इस समाधान में क्या हो रहा है, एक पक्ष के तो काफी हद तक बातें ठीक है, परंतु बी पक्ष के कुछ हद तक बातें ठीक है। तो क्या होगा, क्या वो समाधान ठीक है? नहीं, तो आपको बी समाधान निकालना पड़ेगा। बी समाधान में क्या है, हो सकता है बी वाले पक्ष की कुछ बातें ज्यादा मानी जा रही हो, ए पक्ष की नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, आखिर में जो सी समाधान निकालोगे आप लोग मिलके, कि जिसमें ए की भी बातें होंगी और बी की भी बातें होंगी। ठीक है, बी समाधान भी जुड़ा होगा और ए समाधान भी जुड़ा होगा। तो तीसरे समाधान में क्या होगा, सही समाधान निकलेगा। तो समाधान के विकल्पों को निकालना और उन पर चर्चा करना आवश्यक है। केवल एक ही विकल्प पे या फिर आप कहें एक ही ऑप्शन पे अड़े नहीं रहना है समाधान निकालते समय। समझौता, अंत में लिखित समझौता तैयार किया जाता है, दोनों पक्षों द्वारा स्वीकृत किया जाता है। ठीक है, जब समझौता निकल जाता है, समाधान निकल जाता है, सॉरी, जब समाधान निकल जाएगा तो एक समझौता लिखा जाएगा। ठीक है, एक अग्रीमेंट बनाया जाएगा एक तरीके से, जिसमें दोनों पक्षों की बातें लिखी होंगी। ठीक है, जो मुद्दा है वो उस अग्रीमेंट के आधार पर क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो दोनों पक्ष क्या करेंगे, उस समझौते को स्वीकृति देंगे। अगर हो सकता है सिग्नेचर का काम है तो सिग्नेचर किया जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से है। फिर बात करें मध्यस्थता के कुछ लाभों की। समय और लागत की बचत। मध्यस्थता एक त्वरित और कम लागत वाली प्रक्रिया है। ठीक है, मध्यस्थता क्या है, एक त्वरित मतलब तेज और कम लागत की प्रक्रिया है, जिससे कोई भी समाधान सुलझाया जा सकता है। फिर आता है संबंधों की बहाली। यह प्रक्रिया पक्षों के बीच संबंधों को सुधारने और उन्हें मजबूत बनाने में सहायक होती है। तो ये जो प्रक्रिया है मध्यस्थता, ये क्या करती है, दोनों पक्षों के बीच में संबंधों को सुधारने में और उनके रिश्तों को मजबूत बनाने में क्या करती है, मदद करती है। फिर आती है स्वतंत्रता। पक्ष अपनी शर्तों पर अपनी गति से बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि नियम तय किए जाते हैं। ठीक है, वार्ता से पहले कुछ नियम तय किए जाते हैं कि बात किस प्रकार की जाएगी। तो जब नियम तय किए जाएंगे उसके बाद जब वार्ता होगी तो उनके पास शर्तें हैं। ठीक है, टर्म एंड कंडीशंस है, तो उनके आधार पर वो अपनी गति से बातचीत कर सकते हैं कि हाँ भाई, अगर आज हम लोग वार्ता करने बैठे हैं तो मेरे जितने पॉइंट है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से है कि स्वतंत्रता है आपको पूरी की पूरी, आप अपने पॉइंट्स बता सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। फिर देखें रचनात्मक समाधान। रचनात्मक समाधान के बारे में बताया गया है। इसमें रचनात्मक और नए समाधान खोजे जा सकते हैं जो पारंपरिक न्यायिक प्रक्रिया में संभव नहीं है। ठीक है, जो कि पारंपरिक न्यायिक प्रक्रिया में संभव नहीं है। ऐसी प्रक्रिया जो कि पुराने समय से चली आ रही है, लोग उसे अपनाते हैं। ठीक है, तो हो सकता है उस प्रक्रिया के माध्यम से आपका मुद्दा ना सुलझे, इसीलिए आप किसको, मीडिएशन या फिर हम मध्यस्थता की जो प्रक्रिया है उसका अपना रहे हैं और उसके रचनात्मक जो विकल्प है उनका प्रयोग करके अपना समाधान कर रहे हैं।
ठीक है। तो आपको इस प्रकार के देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको यही पॉइंट्स लिखने, अगर आपको वहां पे कुछ न्यू पॉइंट्स समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन को पढ़ के तो आप लिख सकते हैं, बस आपको अपने पॉइंट को सही प्रकार से एक्सप्लेन करना होगा। कि सपोज करिए अगर आपने सही प्रकार से एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके नंबर जो है वो कट सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पॉइंट को सही प्रकार से एक्सप्लेन करना है, चाहे वो पॉइंट हमारा हो या फिर वो पॉइंट आपका खुद का हो। मध्यस्थता के लिए कौशल, मध्यस्थ की भूमिका, ठीक है। अब बात करें मध्यस्थता की जो प्रोसेस है उसमें कौशल के आप कहते हैं कि क्राइटेरिया क्या है और मध्यस्थ की भूमिका क्या है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मध्यस्थता एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो विवाद को सुलझाने में क्या करती है, मदद करती है। इसके लिए मध्यस्थ के पास विशेष कौशल और गुण होने चाहिए, ठीक है। वो व्यक्ति जो कि मध्यस्थता कराएगा मध्यस्थ कहलाता है, तो मध्यस्थ के पास विशेष प्रकार के कौशल और गुण होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, निगोशिएशन स्किल होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है अच्छी, तो शायद आप उस ग्रुप में जहां पे मध्यस्थता कराने बैठे हैं वहां पे आप बातचीत नहीं कर पाएंगे दोनों पक्ष के बीच में, ठीक है। तो क्या होगा, आपके पास अच्छे प्रकार के कौशल होना चाहिए और गुण होना चाहिए। इस सेक्शन में हम मध्यस्थ की भूमिका और आवश्यक कौशल के बारे में स्पष्ट रूप से समझेंगे। तो देखते हैं पहले मध्यस्थ की भूमिका क्या है। मध्यस्थता में मध्यस्थ एक निष्पक्ष तृतीय पक्ष होता है जो विवाद में शामिल पक्षों के बीच संवाद स्थापित करना, विवाद को सुलझाने में सहायता करता है। यहाँ पे मुख्य कार्य बताया गया, देखिए मध्यस्थता प्रोसेस में मध्यस्थ एक तीसरा पक्ष है, ठीक है, मतलब थर्ड पार्टी है, और वो थर्ड पार्टी किसी के भी पक्ष में नहीं होगा, ठीक है। और वो उसका काम क्या है कि दोनों पक्षों के बीच में बातचीत कराना, संवाद कराना और दोनों पक्षों को एक सही और न्याय संगत आप कहें कि समाधान तक लेके जाना, उनकी हेल्प करना ताकि वो एक समाधान ढूंढ पाए। अब बात करें मध्यस्थ के कुछ विभिन्न कार्यों के बारे में। संवाद की शुरुआत, विवाद में शामिल पक्षों के बीच संवाद की शुरुआत करवाने का काम भी इसी का है, ठीक है। कि जो भी विवाद हो रहा है तो दोनों पक्षों को विवाद के ऊपर बात करने के लिए, बातचीत करने के लिए, संवाद करने के लिए क्या करना, शुरुआत करेगा कौन, मध्यस्थ, और बुलाएगा पक्षों को। फिर आता है सुरक्षित और आरामदायक माहौल प्रदान करना। मध्यस्थता के लिए एक सुरक्षित और आरामदायक स्थान प्रदान करना जहां सभी पक्ष बात खुलकर रख सके, ठीक है, सुरक्षित। और ऐसा ना हो कि आप ऐसे प्लेस पे मध्यस्थता कराने के लिए बैठ जाए जहां पे हो सकता है दोनों पक्षों के बीच में जंग हो जाए, लड़ाई हो जाए, नहीं। तो क्या करें, सुरक्षित और आरामदायक, मतलब ऐसी प्लेस जहां पे दोनों के दोनों पक्ष सुरक्षित रूप से और स्वतंत्र रूप से बातचीत कर सके और अपने पॉइंटों को खुलकर रख सके। औपचारिकता का पालन, मध्यस्थता प्रक्रिया को औपचारिक रूप से संचालित करना जिससे सभी पक्ष प्रक्रिया और नियमों का पालन करें, ठीक है। औपचारिक रूप से ये सारी की सारी प्रोसेस होगी, मतलब ऑफिशियली होगी, ठीक है, ऑफिशियली होगी और दोनों पक्ष ऑफिशियली बैठ के बातचीत करेंगे और सही प्रकार से बातचीत करे जाएंगे, जिसमें नियमों का भी पालन होगा, जो कि नियम हमने ऊपर बात करें कि बातचीत करने से पहले कुछ नियम तय किए जाएंगे, ठीक है, और उन नियमों के आधार पर आपको बातचीत करनी है। नियम कुछ इस प्रकार के हो सकते हैं कि आप दोनों पक्ष में से कोई सा भी पक्ष सामने वाले पक्ष के आप कहें कि पास्ट या फिर उनके बारे में कुछ भी ऐसा गलत नहीं कहेगा, ठीक है। इस प्रकार के नियम बनाए जा सकते हैं क्योंकि देखिए बातचीत करने बैठे हैं, हो सकता है दोनों के बीच में काफी झगड़ा हो, तो हो सकता है एक पक्ष सामने वाले पक्ष को कुछ ऐसा बोल दे जिससे कि लड़ाई बढ़ जाए, तो ये सारे नियम पहले ही तय कर लिए जाते हैं, ठीक है। तो औपचारिक रूप से औपचारिकता का पालन होगा, ऑफिशियली सारा काम होगा, नियम को और प्रक्रिया को पालन किया जाएगा। फिर आता है अगुवाई करवाना, पूरी प्रक्रिया में नेतृत्व करना और विवाद सुलझाने के लिए सही दिशा का मार्गदर्शन करने का काम किसका है, मध्यस्थ का है। मध्यस्थ क्या करेगा, प्रक्रिया को शुरू करेगा, उसको आप कहें कि नेतृत्व का काम है तो उसको पूरा लीडिंग का काम है तो लीड करेगा, विवाद को सुलझाने में और सही दिशा को आप मार्गदर्शन करने में कि आप इस दिशा में जाके अपना जो समाधान है वो ढूंढ सकते हैं, इस प्रकार से उनकी हेल्प की जाएगी। अब बात करें मध्यस्थ के कौशलों की, तो कुछ पॉइंट कौशलों के बारे में बात कर लेते हैं। मध्यस्थ की प्रक्रिया में सफल होने के लिए मध्यस्थ को कई महत्वपूर्ण कौशलों की आवश्यकता होती है जो कि निम्नलिखित है। पहले आता है संचार कौशल, सक्रिय सुनने की क्षमता, मध्यस्थ को सभी पक्षों की बात ध्यान से सुननी चाहिए जिससे वह दृष्टिकोण को समझ सके, ठीक है। मध्यस्थ का क्या काम है कि वो दोनों पक्ष के दृष्टिकोण को सुने, तो उसके पास अच्छी लिसनिंग पावर होनी चाहिए, सक्रिय, एक्टिव, ठीक है। ऐसा ना हो कि जब बातचीत हो रही हो तो जो मध्यस्थ कराने आया है वो बात तो कुछ बातों का अनसुना कर दे, नहीं, सक्रिय सुनने की क्षमता होनी चाहिए उसके पास ताकि वो सभी बातें सुन सके और दृष्टिकोणों को समझ सके। स्पष्ट और प्रभावी बोलने की क्षमता,
मध्यस्थ के पास स्पष्ट प्रभावी बोलने की ऐसी मतलब आप कहें कि कम्युनिकेशन जो स्किल्स होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए, एकदम टॉप लेवल की, तभी आप लोग क्या करेंगे, अपने शब्दों से सामने वाले पक्ष को एक सही दिशा दिला पाएंगे। अपनी बात स्पष्ट और प्रभावी ढंग से रखने की में सक्षम होना चाहिए। गोपनीयता बनाए रखना, मतलब अगर आप कहें कि गोपनीयता बनाए रखने में जो मध्यस्थ है वो एक अच्छा व्यक्ति होना चाहिए। किसी भी पक्ष की गोपनीय जानकारी को सुरक्षित रखना और उसे अन्य पक्ष के साथ साझा नहीं करना, इस काम में भी जो मध्यस्थ है उसे एक अच्छा व्यक्ति होना चाहिए, मतलब आप कहें कि स्किल वाला होना चाहिए। फिर आता है समस्या समाधान कौशल। आपके पास जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो किस प्रकार की हैं, तो ये होनी चाहिए। मूल कारणों की पहचान करना, किन कारणों से विवाद शुरू हुआ, ठीक है, जो मूल कारण होते हैं उनको समझना, उन्हें सुलझाने के लिए रणनीतियां विकसित करना, ठीक है, उन्हें सुलझाने, वो जो मुद्दा है, विवाद है, उसको सुलझाने के लिए रणनीति, आप कहें कि स्ट्रेटेजीज को बना के रखना या विकसित करना। सर्जनात्मक सोच, विवाद के समाधान के लिए सर्जनात्मक और नवाचारी विचार प्रस्तुत करना, ठीक है, आप कहें कि जो विवाद है उसको सुलझाने के लिए नए नए विचार प्रस्तुत करना, ताकि उनमें से कोई एक विचार दोनों पक्षों को ठीक लगे और वो उस विचार के ऊपर बातचीत करके समाधान को खोजे, ठीक है, तो नवाचारी विचार प्रस्तुत करते रहना। संतुलित दृष्टिकोण, विवाद में किसी भी पक्ष की ओर झुकाव ना रखते हुए संतुलित दृष्टिकोण को अपनाना, ठीक है। जो मध्यस्थ है उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम यह है कि वो किसी भी पक्ष के तरफ झुके ना, ठीक है, वो निष्पक्ष रहे हमेशा। अगर वो किसी भी पक्ष की तरफ झुकता है तो मतलब उस पक्ष का वो फायदा निकालने लगेगा, ठीक है, उस पक्ष की ज्यादा हेल्प करेगा, तो सामने वाला जो पक्ष है उसके साथ गलत होगा। तो क्या रहे, पक्ष की तरफ झुकाव ना रखे और संतुलित दृष्टिकोण को अपनाए। विश्वास और विश्वसनीयता, निष्पक्षता, मध्यस्थ को निष्पक्ष और तटस्थ रहना चाहिए जिससे सभी पक्षों को विश्वास कर सके, ठीक है, जो मध्यस्थ है उसको निष्पक्ष होना चाहिए, तभी क्या करेंगे, जितने भी पक्ष हैं वो आप कहें कि मध्यस्थ पे विश्वास कर पाएंगे। फिर विश्वसनीयता, विवाद में शामिल पक्षों के साथ विश्वसनीय संबंध स्थापित करना जिससे वे मध्यस्थता प्रक्रिया में विश्वास रखे। तो अब देखिए, जो विश्वसनीयता का काम है कि भाई विवाद जो है, विवाद में शामिल जितने पक्ष हैं उनका विश्वास जीतना एक जरूरी चीज है, ठीक है, क्योंकि कोई व्यक्ति मेरी बात तभी सुनेगा जब उसे मुझ पे विश्वास होगा और उसे लगेगा कि हाँ, ये व्यक्ति हमारा जो विवाद है वो सुलझा सकता है, तभी तो वो मेरी बात सुनेगा। तो उनका जो विश्वास है उसे जीतना एक आवश्यक चीज है। फिर आती है पारदर्शिता, मतलब ट्रांसपेरेंसी, मध्यस्थता प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना जिससे सभी पक्ष प्रक्रिया और निर्णय के प्रति आश्वस्त रहे, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं किसी पक्ष के साथ चुपके से बात कर रहा हूं और अन्य पक्ष को नहीं बता रहा हूं, नहीं, अगर जो भी बातचीत हो रही है अगर आमने सामने हो रही है तो आमने सामने वो सारी बातचीत ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। फिर आती है भावनात्मक बुद्धिमत्ता, संवेदनशीलता, विवाद में शामिल पक्षों की भावनाओं और चिंताओं को समझना और उनके प्रति संवेदनशील होना, ठीक है, जो मध्यस्थ कराने आया है व्यक्ति उसको आप कहें संवेदनशील भी होना चाहिए, मतलब कोल्ड हार्टेड ना हो, ऐसा व्यक्ति ना हो कि भाई उसको फर्क ही नहीं पड़ता क्या चल रहा है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति के साथ गलत हो रहा है तो उसे फर्क नहीं पड़ता, इस प्रकार का वो व्यक्ति नहीं होना चाहिए। उसे होना चाहिए कि सामने दोनों पक्षों की समस्याओं को समझे, ठीक है, उनकी परेशानियों को समझे, तभी तो वो एक सही प्रकार के निर्णय लेने में उनकी मदद कर पाएगा। तो भावनाओं और चिंताओं को समझने के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। फिर धैर्य होना चाहिए, विवाद के समाधान में धैर्य रखना और किसी भी परिस्थिति में धैर्यपूर्वक काम करना, ठीक है, धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि एक जरूरी चीज है। ऐसा नहीं है कि विवाद को आप एक दिन में या 2 दिन में सुलझा देंगे, हो सकता है कई सारी मीटिंग्स हो किसी एक विवाद को सुलझाने के लिए, तो धैर्य रखना जरूरी है। फिर आता है संभाव, तनावपूर्ण स्थितियों में संभाव बनाए रखना और सभी पक्षों को शांत और स्थिर बनाए रखना, ठीक है, मतलब समान भावना बनाए रखना सभी पक्षों के बीच में। ऐसा ना हो कि आप बातचीत कराने गए हैं और वहां पे बातचीत के बावजूद भी वहां पे झगड़े हो रहे हैं, तो ये क्या होगा, एक गलत प्रकार का आप कहें कि मध्यस्थता प्रोसेस होगी। तो इसमें क्या है कि जितने भी पक्ष हैं उनको शांत रखना, ठीक है, सभी पक्षों को स्थिर बनाए रखना किसका काम है, मध्यस्थ का काम है। यहाँ पे कुछ उदाहरण बताए गए, उन उदाहरणों से और पॉइंटों को समझते। मान लीजिए 2 पक्ष एक जमीन विवाद में उलझे हुए हैं, ठीक है, 2 पक्ष हैं जो कि जमीन के विवाद के लिए उलझे हुए हैं। एक अच्छे मध्यस्थ को निम्नलिखित तरीकों से काम करना चाहिए सब, ठीक है, एक अच्छा मध्यस्थ इन तरीकों से काम करेगा। वो क्या है,
संवाद की शुरुआत। सबसे पहले मध्यस्थ दोनों पक्षों के साथ बैठक का आयोजन करेगा जहां वे अपनी समस्याएं और चिंताओं को साझा कर सकेंगे। ठीक है, जमीन रिलेटेड कोई मुद्दा है दो पक्षों के बीच में, तो संवाद की शुरुआत कौन करेगा? मध्यस्थ करेगा। सबसे पहले वो दोनों के लिए बैठक करवाएगा, दोनों पक्षों को बुलाएगा, आयोजन करेगा बैठक, और उनकी समस्याएं और चिंताओं को साझा करने में मदद करेगा। सुरक्षित और आरामदायक माहौल। एक ऐसा स्थान चुना जहां सभी पक्ष बिना किसी डर के, संकोच के खुलकर बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, एक ऐसा स्थान ढूंढा जहां पे किसी भी पक्ष को डर नहीं होगा, वो स्वतंत्र रूप से अपनी बात को रख पाएगा। ठीक है, तो मध्यस्थता कैसे काम करेगा? पहले तो बातचीत करवाएगा शुरुआत में। ठीक है, एक ऐसी जगह ढूंढेगा जहां पे दोनों के दोनों पक्ष बिना किसी डर के सही प्रकार से और स्वतंत्र रूप से बातचीत कर पाएंगे। फिर आती निष्पक्षता। मध्यस्थ दोनों पक्षों की बात निष्पक्ष रूप से सुनेगा, किसी भी पक्ष की ओर झुकाव नहीं रखेगा। जो भी व्यक्ति मध्यस्थता करा रहा है, ठीक है, वो दोनों पक्षों की बातचीत सुनेगा और किसी भी पक्ष की तरफ अपना झुकाव नहीं दिखाएगा। ये समस्या समाधान। मध्यस्थ विवाद के मूल कारणों की पहचान करेगा और उन्हें सुलझाने में सृजनात्मक समाधान प्रस्तुत करेगा। मध्यस्थ क्या करेगा? दोनों पक्षों की बातचीत अब सुन ली, ठीक है, अब समझ भी ली कि मुद्दा क्या है, किन कारणों से मुद्दा हुआ, तो फिर मूल कारणों की पहचान करेगा, उन्हें सुलझाने में उनकी सृजनात्मक समाधान प्रस्तुत करेगा। ठीक है, अब जब मूल कारण पता चल गए हैं तो वो उनको बताएगा कि हाँ भाई आप इस प्रकार से ये जो मुद्दा है उसे सुलझा सकते हैं, परंतु आखिरी निर्णय किसका होना चाहिए? उन दोनों पक्षों का। विश्वास और विश्वसनीयता। मध्यस्थ अपनी निष्पक्षता और पारदर्शिता से दोनों पक्षों का विश्वास जीतने का प्रयास करेगा। ठीक है, वो निष्पक्ष रहकर और पारदर्शी रहकर दोनों पक्षों का विश्वास जीतने की कोशिश करेगा। फिर आता है इस टॉपिक के बारे में जो है निष्कर्ष लिखना एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, और अगर आप निष्कर्ष लिख रहे हैं तो आपके जो नंबर है वो प्लस पॉइंट में बढ़ जाएंगे। तो निष्कर्ष की बात करें, मध्यस्थता एक जटिल लेकिन प्रभावी प्रक्रिया है जो विवाद को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके लिए मध्यस्थ के पास संचार, समस्या समाधान, विश्वास निर्माण, भावनात्मक बुद्धिमत्ता जैसे महत्वपूर्ण कौशल होने चाहिए। जो पॉइंट हमने ऊपर बात करी वो सारे के सारे पॉइंट एक मध्यस्थ, वो व्यक्ति जो कि मध्यस्थता कराने आया है, उसमें होने चाहिए। ये कौशल मध्यस्थ को विवाद में शामिल पक्षों के बीच एक सेतु के रूप में काम करने में मदद करता है। सेतु मतलब एक ब्रिज के रूप में काम करने में मदद करता है दोनों पक्षों के बीच में विवाद को सुलझाने के लिए, एक को शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाने में भी मदद करता है। तो ये था आपका यूनिट 4 का बी पार्ट। ठीक है, सी पार्ट जल्दी हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेगा और एग्जाम से पहले हम सी एंड डी पार्ट को भी कंप्लीट करा देंगे, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी एक वीडियो जिसमें हम बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा तो जाके ज्वाइन करिए। आप बहुत सारी चीजें मिस कर रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप में। हम वीडियोस के लिंक, नोट्स के लिंक, साथ के साथ एप्लीकेशन से रिलेटेड अपडेट वहां पे देते रहते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन पे आपको नोट्स फ्री में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो आप जाके नोट्स को भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। जितने भी सब्जेक्ट अभी तक हमने यूट्यूब पे पढ़ाए हैं वो सारे अवेलेबल है। इंस्टाग्राम पे आप जाके हमसे डायरेक्टली कोई भी आपका इश्यू है, स्टडी से रिलेटेड आपको कोई और इश्यू है तो आप वो हमसे पूछ सकते हैं। यूट्यूब को सब्सक्राइब करके जाइए, वीडियोस, इंपॉर्टेंट वीडियोस बहुत जल्दी हमारे चैनल पर आने लगेंगी। एग्जाम स्टार्ट होने से पहले ही हम ये सारी चीजें शुरू कर देंगे। ब्लॉगर पर अभी हम नोट्स नहीं अपलोड कर रहे हैं, पर जल्दी हम उस पर भी नोट्स अपलोड करेंगे। और अगर आपको इस सब्जेक्ट के पेड नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सारे के सारे आप कहेंगे 4 के 4 यूनिट्स, और 4 यूनिट्स में जितने भी चैप्टर्स दिए गए हैं सारे के सारे चैप्टर्स के कंप्लीट नोट्स पीडीएफ अवेलेबल है हमारे किस पे? नोट्स स्टोर पे जाइए, चेक करिए। जो नोट्स हम आपको पढ़ा रहे हैं वो सारे के सारे नोट्स आपको हमारे जो नोट्स वेबसाइट है उस पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एप्लीकेशन में काफी सारी चीजें हैं, नोट्स आपको अवेलेबल है, कॉलेज के जो अपडेट्स हैं वो देखने को मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट से 6 सेमेस्टर के सारे क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं। ठीक है, स्टूडेंट पोर्टल पे आपको कॉलेज स्टूडेंट से रिलेटेड जितने भी हेल्पफुल मटेरियल है सारे आपको वहां देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।